हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि बैंकिंग दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि बैंकिंग की दृष्टि से। हम लोगों ने जब इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तब डिस्कशन करते वक्त मैंने आपको बताया कि जो भारत में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंकों में और डेवलपमेंट बैंकों में जो फ़र्क है वो बेसिक फ़र्क ये है कि कमर्शियल बैंक करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों से लेन देन, इंश्योरेंस और किसी को उधार देने का कार्य। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये वो कैटेगरी है जो लोगों को मेंबरशिप भी देती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं और वो बैंकिंग करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो तीसरी कैटेगरी थी डेवलपमेंट बैंक्स की। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैंकों को बनाया गया है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि लघु उद्योग को फाइनेंस करने के लिए सिडबी का फॉर्मेशन किया गया। लघु उद्योग के फाइनेंस से मेरा रिलेशन या कहने का मतलब मेरा इतना सिंपल सा ही है कि जब भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनको उद्यम के नाम से जाना जाता है, इनकी जब भी बात होती है, दे आर ऑलवेज financed by an institution called SIDBI. Similarly, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और इसी तरह से जितनी भी हमारे यहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, उन सभी को फाइनेंस करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है। इनकी चर्चा करते हुए अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भारत देश में जितना भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है या जहाँ पर भी कृषि से रिलेटेड विकास करना है, वहाँ पर नाबार्ड अपना रोल प्ले करता है। और नाबार्ड और पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले देखें नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी कि कृषि और कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, उन सभी को प्रॉपरली फंक्शन किया जा सके, उनका मॉनिटराइजेशन किया जा सके, उनको सुपरवाइजरी मेथड से उनकी ऑप्टिमम एफिशिएंसी को निकाला जा सके। सो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि प्राइमरली रूरल सेक्टर पर फोकस करता है। हमारे भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र पर पूरी तरीके से फोकस करता है। ये सबसे ऊंचा बैंक है, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देता है। कहने का अर्थ यह है कि जितना भी कृषि और ग्रामीण विकास का कार्य है, वो पूरी तरीके से नाबार्ड द्वारा फंड दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स अगर आप देखें तो मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है या वित्तीय राजधानी कही जाती है। तो नाबार्ड मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है और कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त यहीं से प्रदान किया जाता है। आगे बढ़कर के मैं आपको बता देता हूं कि नाबार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं और नाबार्ड में क्या इसकी स्टैच्यूटरी बॉडी है। देखिए, नाबार्ड छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ के, जो गाँव के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो विलेज और रूरल लेवल पे प्रोजेक्ट चलते हैं, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब स्मॉल इंडस्ट्री कहने का मतलब मेरा किसी उद्यम से नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्री कहने का मतलब मेरा किसी न किसी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ से ही है। छोटे उद्योग जो भी होते हैं, जैसे झाड़ू बनाने के उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं, वो भी। इसके अलावा गांव या ग्रामीण परियोजनाएं जितनी भी होती हैं, उनके विकास के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इरिगेशन। इरिगेशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इरिगेशन का जब भी हम डिस्कशन करते हैं, ये सिंचाई अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और सिंचाई परियोजनाओं को पूरी तरीके से फंडिंग्स नाबार्ड द्वारा दी जाती हैं। नाबार्ड एक तरह का वैधानिक निकाय है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इस स्टैच्यूटरी बॉडी को 1982 में पार्लियामेंट्री एक्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना प्रॉपरली एक अधिनियम के तहत की गई है, इसीलिए ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक एक स्ट्रक्चर है इसका। और नाबार्ड की स्थापना के बाद से लेकर के अब ये पूरी तरीके से कार्य करता आ रहा है। नाबार्ड के जो अभी करंट चेयरमैन हैं, वो है मिस्टर GR चिंतला। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि नाबार्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं, नाबार्ड की इनिशिएटिव क्या हैं, इनका एम क्या है,
किस तरीके से ये भारत के कृषि एवं ग्रामीण विकास को उन्नत क्षेत्र पर ले जाना चाहते हैं। तो नाबार्ड के इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो एक पूरी तरीके से इंक्लूसिव रूरल एरिया बनाने के लिए हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, लोग एम्पावर्ड हो जाएं, वीमेन भी पार्टिसिपेट करें और एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट का निर्माण भी किया जाए, जिसमें फिनेंशियल, डेवलपमेंटल और सुपरवाइजरी इन तीनों मेथड के थ्रू आप लोगों तक प्रॉपरली अपने फ़ायदों को पहुंचा सकें जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं। तो नाबार्ड की पहल विशिष्ट लक्ष्य को निर्धारित करके की गई है और वो जो विशिष्ट लक्ष्य हैं उन्हें 3 प्रमुख भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं, जिनका नाम है वित्तीय, विकास से संबंधित एवं पर्यवेक्षण से संबंधित। तो वित्त जब जाएगा विकास तभी होगा, और विकास तभी होगा जब उसका पर्यवेक्षण होगा, उसकी सुपरवाइजरी चलती रहेगी। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को नाबार्ड अपने अंडर अंडरटेक करता है, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंकों को, रीजनल रूरल बैंकों को पूरी तरीके से हेल्प करने का काम और साथ ही साथ उनको इंटीग्रेट करके एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर लाने का काम नाबार्ड का ही है। हालांकि नाबार्ड के बाद हम लोग ये जो शब्द पढ़ते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे आपका मान लीजिए मेरठ सिटी में कोई अकाउंट है एसबीआई ब्रांच में, मेरठ सिटी में एसबीआई ब्रांच में आपका अकाउंट, और यदि आप कहीं और से उस अकाउंट में बैंकिंग करना चाहो और बैंक्स आपस में इंटरकनेक्ट ना हो, इवन एसबीआई की एक ब्रांच दूसरी एसबीआई की ब्रांच से इंटरकनेक्ट ना हो, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट करने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सीबीएस सिस्टम लाया गया था। सीबीएस सिस्टम के माध्यम से पूरे बैंकों का सर्वर एकजुट रहता है, कनेक्ट रहता है, और कनेक्ट रहने के बाद बड़ी ही आसानी से आप एक बैंक के कस्टमर कहलाते हो, ना कि किसी एक ब्रांच के। तो इस तरीके से ये कार्य है, जो कार्य पूरी तरीके से चलता है। इस प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने में मदद करने वाला कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये पूरे विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मदद से डेवलपमेंटल काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, स्पेशली जिनको हम लोग एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ से जोड़ करके देखते हैं, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ तो हैं ही, साथ ही साथ हम एक और चीज़ से जोड़ करके देखते हैं, वो है रूरल इंडस्ट्री। ये सभी डेवलपमेंट के कार्य करने का और उनके कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का काम, डिज़ाइन करने का काम पूरा नाबार्ड के अंतर्गत आता है। तो यानी अगर सरकार भी कोई योजना बनाना चाहती है एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ को लेकर या रूरल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, तो नाबार्ड के कंसल्टेशन से ही वो प्रोसेस पूरी हो पाती है। नाबार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रेडिट प्लान्स भी प्रिपेयर करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करता है, और बैंकिंग इंडस्ट्री अगर अपना टारगेट पूरी तरीके से अचीव करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एन एसेट फॉर द कंट्री। ठीक है, देखिए हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस जितने भी होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का, साथ ही साथ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाने का। जैसे आपने GEM के बारे में सुना है, ये गवर्नमेंट ई मार्केट है। गवर्नमेंट ई मार्केट के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अलावा, आपको पता है बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो डिजिटल इंडिया में लिए जा रहे हैं, और किसी भी एक छोटे से क्षेत्र की छोटी छोटी फेमस चीज़ों को पूरे देश भर में फेमस किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ये नाबार्ड के अंडर ही होती है। हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस, जो वहाँ पे लोकल कलाकार लोग हैं, जो लोग बहुत ही अच्छी चित्रकारी करते हैं, जो लोग पत्थरों पे बहुत अच्छी शिल्पकारी करते हैं, इन सभी को ट्रेनिंग, इन सभी की क्षमताओं को, इन सभी के कौशल को निखारने का कार्य नाबार्ड द्वारा किया जाता है। तो ये सब आर्टिकल्स डिजिटल मार्केट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के थ्रू पूरे देश में बेचे जा रहे हैं। और आजकल तो आपको पता है GI टैग, GI टैग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम किसी भी एक क्षेत्र की किसी भी फेमस चीज़ को पूरे भारत में फेमस करवाते हैं, और वहाँ पर भौगोलिक रूप से उसे एक इंडिकेशन या आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, ये
जीआई टैग, इस जीआई टैग के माध्यम से आप किसी भी एक जगह की किसी भी चीज़ को फेमस करते हैं। एनीवेज, उस जगह को उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना जाने लगता है। जैसे कोल्हापुर में कोल्हापुरी चप्पलें बनती हैं, तो कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया। वो उस भौगोलिक एरिया की बहुत ही फेमस चीज़ है जो वहाँ पर बनती है। साथ ही साथ बैंकिंग और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली जो भी बुनियादी ढांचा है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, उनके निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना। एक तो वित्त सहायता, उसके ऊपर से पुनर्वित्त सहायता। यानी मेरे कहने का मतलब, या तो आप किसी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दे सकते हो, और कंस्ट्रक्शन के बाद अगर उसे एक बार फिर से आप रिफर्बिशमेंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी पैसे दे सकते हो। तो ये दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, इनके लिए फंड्स हमेशा नाबार्ड की तरफ से आते हैं। और साथ ही साथ नाबार्ड इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी करता है बहुत ही लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे वर्ल्ड बैंक से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे जो नए ग्राउंड पर रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, नाबार्ड उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। विश्व बैंक से जुड़े संस्थानों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों, इन सभी को नाबार्ड अपने साथ लेकर के चलता है ताकि एग्रीकल्चर में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकें। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने नाबार्ड का निर्माण किया था। इस कमेटी का नाम था कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे क्रैफिकार्ड कहा जाता था 1979 में। चेयरमैन इसके हुआ करते थे मिस्टर बी शिवरमन। बी शिवरमन जो कि प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर थे। योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरमन जी की अध्यक्षता में क्रैफिकार्ड कमेटी ने, कृषि और ग्रामीण विकास जो संस्था थी, इस संस्था ने समीक्षा की, समिति ने अपनी सिफारिशें की, और इसके बाद जा करके इन्होंने नाबार्ड बैंक बनाने की बात कही। नाबार्ड बैंक जो था, नाबार्ड बैंक के पहले भी एग्रीकल्चर के लिए फंड्स होते थे, लेकिन वो रेगुलराइज इंस्टीट्यूशन नहीं था, या यूं कहें कि एक स्टैच्यूरी बॉडी नहीं थी, या एक संवैधानिक निकाय नहीं था जिसके माध्यम से ये पूरा हो सके। तो रूरल इकोनॉमी की क्रेडिट फैसिलिटी को बूस्टअप करने के लिए आरबीआई ने नाबार्ड के फॉर्मेशन की बात कही, और नाबार्ड एक्ट लाया गया 1981 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाबार्ड एक्ट आया था 1981 में, बेस्ड ऑन विच नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, और 12 जुलाई 1982 के हिसाब से अगर हम देखें तो आज इसे लंबा अरसा हो चुका है। टोटल 39 ईयर्स हो चुके हैं 12 जुलाई 1982 से अगर देखें तो आप। और नाबार्ड आज रूरल और जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उस सेक्टर के लिए एक वरदान के तौर पे कार्य कर रहा है। तो नाबार्ड का रोल आरबीआई के रोल में एक तरीके से कंटिन्यूएशन करने का है। मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में जो आरबीआई का रोल है, वो आरबीआई के रोल को कंटिन्यू करता है नाबार्ड। और नाबार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम होता है। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे, ये कॉलेज है जिस कॉलेज में एग्रीकल्चरल बैंकिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर पढ़ाई होती है। और एग्रीकल्चरल बैंकिंग कॉलेज पुणे में है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन है एक तरह का स्टैटिक जीके। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट BIRD बर्ड में होता है। ये लखनऊ में है, मैंगलोर में है, बोलपुर में है। मेनली इसका जो हेडक्वार्टर था वो लखनऊ में ही है। इसके अलावा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट IIBM, जो गुवाहाटी में इंस्टीट्यूशन है। इसमें भी बेसिकली नाबार्ड के थ्रू आप देखिए रूरल क्रेडिट फाइनेंस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फाइनेंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल बैंकिंग NIRB, जो कि बेंगलोर में है। और इस नेशनल इंस्टीट्यूट में बेसिक पढ़ाई आप कर सकते हैं रिलेटेड टू रूरल बैंकिंग एंड रिलेटेड टू रूरल इंफ्रा।
रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट, रिलेटेड टू रूरल फिनांस, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, जो कि नाबार्ड के अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की तरफ से काम कर रहे हैं, ये नाबार्ड को समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि कब कहाँ पे कितने ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत है या कब कहाँ पे किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये एक इनपुट का कार्य है जो होता रहता है, एंड दिस इज डन बाय दी नाबार्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके अब डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है और व्हाट इज अंडरटेकन अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो एक तरीके से देखें तो आप समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स अडॉप्ट किए। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है, आप इसे ऐसे याद करें, HR सीमा। HR सीमाओं, H का मतलब है हाउसिंग, R का मतलब रेन्यूएबल एनर्जी, S का मतलब है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, E का मतलब एजुकेशन, E का मतलब एक्सपोर्ट, M का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, A का मतलब एग्रीकल्चर और O का मतलब है अदर। यानी कुल मिलाकर के ये 8 क्षेत्र हैं। ये 8 क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर घोषित किए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इन प्राथमिकता क्षेत्रों में जब भी कोई बैंक किसी को भी लोन देता है, वो इन क्षेत्रों को भी लोन दे ताकि ये क्षेत्र भी प्रगति कर सकें, और अल्टीमेटली अगर हमारे देश का बेस प्रगति करेगा तो आने वाले समय में हमारा देश प्रगति करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट पर ये पूरा का पूरा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स ये छोटे और जो गरीब छोटे व्यवसायी होते हैं उन व्यवसायियों को ऋण देने के लिए एक मानदंड बनाता है, और एक ऐसा नॉर्म है जिस नॉर्म पर इन लोगों को भी हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो नेसेसरी है कि वो हेल्प इसेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट बैंकों के माध्यम से उन लोगों को देगा ही देगा। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आपको मैंने बोला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में HR सीमा के बारे में हमने बात की। एनीवेज यहाँ पर समझ लीजिए, एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी और अदर्स, जो बाकी सारे के सारे क्षेत्र हैं। तो इनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, और उन महत्वपूर्ण चीज़ों में किस तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट काम कर रही है नाबार्ड के द्वारा, और साथ ही साथ इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या रोल है रूरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट क्रेडिट को, एजुकेशन को, हाउसिंग को, और साथ ही साथ रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एवं MSME सेक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने में या इसे पूरी तरीके से क्लियर करने में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक इन सब के लिए क्या प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स हैं। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो भी टोटल उधार साल भर में लोगों को देता है, उस टोटल उधार का 40% उसे प्रायोरिटी सेक्टर को उधार देना होगा। अगर उसने प्रायोरिटी सेक्टर को उधार नहीं दिया तो ये समस्या क्रिएट होने वाली है कि इसके माध्यम से प्रायोरिटी सेक्टर को उधार ना देने की कंडीशन में PNB के ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। तो देखिए, फाइन जब लगेगा तो PNB के ऊपर एक तरह का पनिशमेंट होगा, तो पनिशमेंट से बेहतर है वो उधार दे दे, कम से कम आने के चांसेस तो हैं। हाउएवर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं भारत में, उन्हें अपने टोटल दिए गए लोन का 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, एंड 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसे हम ANBC के नाम से लिखेंगे आगे चल के। अब ANBC refers to adjusted net bank credit and it is a net credit added to investments made by banks in non-SLR bonds or is the credit equivalent of balance sheet exposures whichever is higher। ठीक है, तो नेट बैंक क्रेडिट का मतलब यह होता है कि
जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट हो इंडिया में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप इसे समझा देता हूँ, जो भी आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट है आपका इंडिया में, उसमें से आप जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आरबीआई द्वारा बिल डिस्काउंटेड है उन सभी को हटा दीजिए। तो माइनस कर देते हैं बिल रीडिस्काउंटेड विथ आरबीआई अप्रूवल। ये एक तरीके का एएनबीसी कहलाता है, जिसे कहते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, एसएलआर के बारे में मैंने आपको बताया था। एसएलआर में मैंने कहा था कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो आपको अपने पास रिजर्व रखना है, उसको छोड़ के जो आपने टोटल क्रेडिट बनाई है, जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बाहर, उसका टोटल 40%। यानी एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लीजिए किसी का 100 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है, 100 में से 4% तो वो सीआरआर को देगा। ठीक है, और इसके साथ साथ 18% जो है उसका 18.5% वो चला गया एसएलआर को। तो इसका मतलब यह है कि 18 रुपये 50 पैसे और 4 पैसे, यानी टोटल आपके 22 रुपये 50 पैसे तो ऑलरेडी रिजर्व हैं। इसके अलावा आपने जितना क्रेडिट, याद रखिए, इसके अलावा आपने जितना क्रेडिट इन्वेस्ट किया है कहीं पर, उस टोटल इन्वेस्टमेंट का 40%, याद रखिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% आपको देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। इसे कहते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या दूसरा है क्रेडिट एक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसका मतलब कि ऐसा अमाउंट जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब शामिल हैं, इन सभी को मिला करके नॉन एसएलआर को आप हटा दीजिए। ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट पर आपने लिखा हुआ है वो बैलेंस शीट वाला नहीं, जो आपकी ऑफ बैलेंस शीट का अमाउंट है, उस ऑफ बैलेंस शीट के अमाउंट को आप यहाँ पे शामिल कीजिए। तो समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का मतलब कि एसएलआर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, सीआरआर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उनको छोड़ के, हालांकि इन्वेस्टमेंट नहीं, एक तरह का रिजर्व है, इन्हें छोड़ करके बाकी जो उधार दिया है, या आपका सीईओ बीएसई, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी का 40% देना होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 18% एएनबीसी का या सीईओ बीएसई का एग्रीकल्चर को दिया जाता है। और इस 18% में याद रखिएगा, स्पेशली जो 8% का खेल है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी है। ये भी आपको याद रखना है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 8% पूरा का पूरा लोन लेंगे और ज़रूरत अपनी पूरी करेंगे, वट एवर देयर नीड्स आर। एनीवेज, माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5% पाएंगे एएनबीसी का टोटल लोन, या आप सीईओ बीएसई की बात करें जो भी हायर हो, या फिर जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनको एडवांटेज दिया जाएगा कि 12% ऑफ एएनबीसी उन्हें मिलेगा, या फिर सीईओ बीएसई जो भी हायर होगा। तो इस तरीके से अब आप समझ रहे हो कि जब भी कोई बैंक, कमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है, तो कमर्शियल बैंक लोन देने के टाइम पर उसे यह ध्यान रखना होगा कि हमने प्रायोरिटी सेक्टर को भी 40% का टारगेट पूरा किया है या नहीं। क्योंकि यदि बैंकों ने 40% का टारगेट पूरा नहीं किया तो जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगा, ये याद रखिएगा, जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगा वो सीधे डाल दिया जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड, जिसे RIDF के नाम से जानते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड ये वो फंड है जिसके थ्रू गांव में विकास के कार्य किए जाते हैं, और ये नाबार्ड के अंतर्गत पूरा का पूरा आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये कहना था कि अगर मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक साल में टोटल एएनबीसी जो उधार दिए हैं वो 1000 रुपये हैं, और इस 1000 का 40% यानी 400 रुपये उन्हें देना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर को। अब यदि मान लीजिए
ये प्रायोरिटी सेक्टर को नहीं देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर को सिर्फ इन्होंने कितना दिया, लेट से 300 रुपये उधार दिए, तो इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 100 रुपये का है, और यही 100 रुपये का डिफरेंस पैदा करेगा, क्योंकि ये 100 रुपये उठा करके सीधे डाल दिए जाएंगे पेनल्टी के तौर पे RIDF में। अब सोचो कि अगर किसी को उधार दिए होते तो इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल आने के चांसेस होते। अब वो 100 रुपये का जो फाइन लगा है और सीधे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड में गया है, ये तो शॉर्टफॉल अमाउंट पे लगा हुआ पेनल्टी है, तो यहाँ पे तो पैसे वापस हो ही नहीं सकते। तो ये नॉर्म्स इतने तगड़े हैं कि जिन नॉर्म्स में आप समझ लो सीधे सीधे कोई भी बैंक कभी भी शॉर्टफॉल नहीं कर सकता, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को पैसे देगा ही देगा, कभी भी शॉर्टफॉल नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके पैसे गए तो उसके पैसों पे कोई भी रिटर्न्स नहीं आने वाले, इनफैक्ट वो पेनल्टी हो जाएगी। और कम से कम यहाँ किसी को देंगे तो भले NPA बन जाए तो NPA बन जाए, पर एटलीस्ट ये तो कहने को होगा ना कि दिया हुआ अमाउंट है। ठीक है, तो वीकर सेक्शंस को जो भी एडवांसेस दिए जाते हैं वो सभी ANBC का 12%, या यूं कहें कि क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर COBSE का 12%। तो शॉर्टफॉल अमाउंट RIDF में डाल दिया जाता है यदि मान लीजिए कोई भी बैंक इसे पूरा ना करे, और साथ ही साथ यदि कोई फॉरेन बैंक इसे पूरा ना करे, तो फॉरेन बैंक पूरा ना करने की कंडीशन में उसका 32% का टारगेट होता है, जो कि अब बढ़ा करके 2020 में सिस्टमेटिकली 40% किया जाना है। जिसकी भी ब्रांचेस 20 के नीचे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर वो ऐसा ना करें तो उनमें भी फंड लगता है, और उनका फंड शॉर्टफॉल अमाउंट के रूप में उठा करके IDF में डाल दिया जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, जिसे हम लोग SIDBI के अंतर्गत देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ करके अब हम क्लियर करते हैं चीज़ों को कि फॉरेन बैंक्स हैं, वो फॉरेन बैंक्स क्या हैं, फॉरेन बैंक्स में जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं वो किस तरह से हैं। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 40%, यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% जो है वो, या फिर COBSE का 40%, जो भी हायर हो वो 2020 तक अचीव किया जाना है। तो मैंने यही कहा, अभी जो परसेंटेज चल रहा था वो 32% चल रहा था, PSL देना ही है आपको, लेकिन ये धीरे धीरे 2020 आते आते इसे 40% कर दिया जाना है। हालांकि कोविड के टाइम पर यह सिचुएशन भी ऐसी है जहां पर एडवांस किया जाना चाहिए लोन। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्हें कुल प्रायोरिटी सेक्टर में जो लेंडिंग देनी है वो 75% की देनी है, कोई इंडस्ट्रियल लोन नहीं देना किसी और को। टोटल 75% ANBC का, आपका एग्रीकल्चर का 18% है ही, माइक्रो इंटरप्राइजेस का 7.5%, बाकी 15% आप उठा करके दीजिए वीकर सेक्शंस को। पर याद रखिए, रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी लघु वित्त बैंक हैं या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनको अपने टोटल ANBC का 75% प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना पड़ेगा, 75% टू दी प्रायोरिटी सेक्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पे क्या क्या लिमिट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात करते हैं तो जैसे कंस्ट्रक्शन करना है किसी भी हाउस होल्ड टॉयलेट का, या कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का, या स्कूल्स बनाने हैं, या लेट्स से हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो इन सभी के लिए जब भी आप लोन लेते हो तो ये एक समाज के लिए आप कार्य कर रहे हो, जिसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। पर बोरोवर जो लिमिट रखी गई है वो 5 करोड़ रुपए रखी गई है। हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल बनाने की फैसिलिटी को छोड़ करके बाकी स्कूल बनाने की फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी, या कंस्ट्रक्शन हाउस होल्ड टॉयलेट्स की फैसिलिटी, या वाटर इंप्रूवमेंट की फैसिलिटी बनाने के लिए जो लिमिट रखी गई है वो 5 करोड़ पर बोरोवर है। दूसरा, 10 करोड़ तक लिमिट को बढ़ा दिया गया है पर बोरोवर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, और ये चेंज आया है इस बार 4 सितंबर 2020 को। ये बदलाव जो है, ये बदलाव इसलिए लाया गया ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा फोकस किया जा सके, और कोविड-19 जैसी दोबारा सिचुएशन कोई भी हो तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम अपना 100% दे सकें, बेड्स को अवेलेबल करवा सकें और लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। तो प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपए की सीमा है हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए।
एजुकेशन में जो लिमिट पहले 10 लाख हुआ करती थी वो अब 20 लाख रुपए हो गई है, यदि आप कोई भी एजुकेशन करना चाहते हो इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन। याद रखिएगा, डोमेस्टिक एजुकेशन और जो भी फॉरेन एजुकेशन आप करना चाहते हो वहाँ जाने के लिए आपको 20 लाख रुपीज़ का लोन दिया जा सकता है। रेन्यूएबल एनर्जी की बात होती है 30 करोड़ रुपए रेन्यूएबल एनर्जी में, जबकि इसके पहले लिमिट हुआ करती थी 5 करोड़ रुपए की। और 5 करोड़ के साथ साथ अगर मान लीजिए आप कोई सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हो, विंड टर्बाइन लगाना चाहते हो, आप विंड मिल्स लगाना चाहते हो, टाइडल प्लांट लगाना चाहते हो, उसके लिए टोटल लिमिट होती थी पहले 5 करोड़, अब उठा करके 30 करोड़ कर दी गई है। अगर आप इंडिविजुअली अपने घर पे कोई भी इक्विपमेंट लगाना चाहते हो जो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है, स्पेशली जैसे सोलर रूफ है या सोलर पैनल है, ये सब लगाना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए उसकी लिमिट है। निर्यात की बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में 40 करोड़ रुपए उसकी लिमिट बढ़ा करके कर दी गई है। और हाउसिंग लोन की जब भी हम बात करते हैं तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें 35 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है, और जो अदर सिटीज़ हैं उनमें 25 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है। बशर्ते आपको याद ये रखना है कि मैक्सिमम हाउस वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम हाउस की वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक है, इसे आपने याद रखना है। इसके अलावा पीएसएल टारगेट जो कि अचीव किया जाना है वो 31 मार्च 2020 तक एएनबीसी का 45% अचीव किया जाना था, 31 मार्च 2022 तक एएनबीसी का 50%, 31 मार्च 2023 तक एएनबीसी का 60% और 31 मार्च 2024 तक 75% एएनबीसी का अचीव किया जाना है, विच एवर इज हायर। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर है, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से इम्प्रूव होगा। यहाँ से होता है हमारा ये लेक्चर ख़त्म। आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए लोगों तक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और नाबार्ड के बारे में लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।